हेलो कक्षा 8वीं के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की किताबें निकाल लीजिए। अध्याय 5, ठीक है, अध्याय 5। अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है ना, तो हम यही करेंगे आज। इसमें हम करेंगे तो ये क्या है हमारा अध्याय का नाम बच्चों? चिट्ठियों की अनूठी, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ठीक है। तो और इसमें हमने क्या करना है वो हम बाद में देखते हैं। पहले सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि हमने इसमें पढ़ा क्या था बच्चों। चिट्ठियों के बारे में हमने पढ़ा था, ये तो है ही। चिट्ठियाँ क्यों अनूठी होती हैं और चिट्ठियों की दुनिया क्यों अनूठी होती है, ये सब हमने इसमें पढ़ा। और चिट्ठियाँ कितनी अच्छी होती हैं, चिट्ठियों की एक अलग ही बात होती है। जो चिट्ठियाँ कर सकती है वो एक मैसेज जो अब हम इस्तेमाल करते हैं मोबाइल के द्वारा, या और भी जो पहले तरीके आए थे, पेजर आया था पहले, उससे पहले। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें सुख का अनुभव नहीं करवाती, वो आनंद हमें नहीं देती, ये सारी चीज़ें जो हमें एक चिट्ठी दे सकती है। अगर आप में से किसी ने भी कभी चिट्ठी नहीं लिखी है तो आप चिट्ठी लिख कर देखिएगा, आपको खुद भी लगेगा कि हाँ, चिट्ठी जो है वो ज़्यादा जो है आपको अच्छा महसूस करवाती है एक मैसेज से। आपके पास किसी की चिट्ठी हो पहले की, तो आप उससे भी जो है तुलना करके देखिएगा अपने मैसेजेस की और उस चिट्ठी की। आपको जो है जो मैसेजेस रोज़ आते हैं उसी इंसान के, चाहे जिसकी वो चिट्ठी है आपके पास, तो आपको जो है ज़्यादा जो खुशी का अनुभव होगा, महसूस होगा, आनंद, वो आपको उस चिट्ठी से होगा, ना कि उस मैसेज से। क्योंकि आपको बहुत सारे मैंने आपको बताए थे इसके कारण भी कि चिट्ठी क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है एसएमएस से। जो हम छोटे एसएमएस होते हैं, हमारे मैसेजेस होते हैं, उनसे और हमारी फ़ोन कॉल से किस तरह से जो है चिट्ठी ज़्यादा लाभदायक होती है, या ज़्यादा जो है उससे हमारे जज्बात जुड़े होते हैं। क्यों बच्चों? देखो, चिट्ठी जो होती है वो जब हम लिखते हैं तो हम उसको लिखते हैं खुद से। तो जब हम उसे लिखते तो हम मैसेज भी खुद ही है, लेकिन उस समय हम जो है फटाफट से मैसेज लिखा और भेज दिया। फिर जो बदले में उसका रिप्लाई आया, फिर हमने उसका रिप्लाई कर दिया, मैसेज कर दिया या बाद में कर दिया। छोटे और कुछ शब्दों में हमें लिखना होता है तो हम उसको खोल कर अपने भाव उसमें नहीं व्यक्त कर पाते। लेकिन एक चिट्ठी जो होती है उसमें क्या है कि हम चिट्ठी में जो है बहुत ही अच्छे से अपने आप के भाव जो है वो लिख सकते हैं। क्योंकि जब हम लिखने बैठते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बच्चों एक बात नहीं, कई बातें आती हैं, और एक ही बात को लेकर कई तरह के जो है भाव हमारे अंदर आते हैं, और हमारे मन में ये रहता है कि हम ये भी लिखते हैं और वो भी लिखते हैं और सब कुछ लिखते हैं। और हम चिट्ठी इस तरीके से लिखते हैं जैसे कि हम सामने बैठकर किसी से बात कर रहे हो। इस तरीके से हम चिट्ठी को लिखते हैं। और हालांकि वो लिखा जाता है, लेकिन वो उसमें जो भाव होते हैं, उसमें जो लिखावट में जो शब्द होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि जिससे पता चलता है कि हम जिसके लिए चिट्ठी लिख रहे हैं उसके लिए हम कैसा अनुभव करते हैं, उसके लिए हमारे मन में क्या है, उसके साथ हम किस तरीके से जुड़े हुए हैं। और जो हमारी उसमें बातें होती है वो ऐसे ही होती है जैसे कि हम सामने से किसी से बातचीत के दौरान, वार्तालाप के दौरान जिस तरीके से हम बात करते हैं वो उसमें हम डाल देते हैं। यानी कि एक बोलचाल की भाषा में हम चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि ये हम अपनों के लिख रहे हैं। ये कोई हम ऑफिस वाली चिट्ठी की बात नहीं कर रही हूँ मैं अभी। ऑफिशियल चिट्ठी जो होती है उसके अपना अलग अंदाज होता है, ठीक है ना। और किसी चीज़ और चीज़ के लिए आवेदन कर रहे हैं कहीं पर या कुछ भी है, इस तरह की चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, वो अलग अलग बात है। लेकिन जब हम अपनों के लिए चिट्ठी लिखते हैं तो एक अलग ही अनुभव होता है। और यहाँ तक कि जिस भी काम के लिए हम चिट्ठी लिख रहे हैं, चाहे वो आपके कार्यालय से संबंधित हो या किसी भी चीज़ में, वहाँ पर आप जो है वो जीवंत महसूस करते हैं अपनी चिट्ठी के द्वारा जो आप बताना चाह रहे हैं उन बातों के लिए, ना कि उस एसएमएस या ईमेल में जो आपको एक चिट्ठी में मिल सकता है कि वो उसमें मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो फिर बच्चों आज जो है अभी तक हम जो है इसका अभ्यास कर रहे हैं अब, और पहले जो है प्रश्न उत्तर हम कर चुके हैं पाठ से वाले। आज जो है हम पाठ से आगे करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे अपनी अपनी जो है हिंदी की कॉपीज़ भी निकाल के रखिए और देखेंगे फिर हम इसमें क्या है। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको सबसे पहले जो प्रश्न दिया हुआ है पाठ से आगे में, उसमें लिखा हुआ है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिख कर पत्र बेरंग भेजने पर
कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। ठीक है, तो बच्चों क्या है कि इसका अर्थ क्या है बिना टिकट। जब हम कोई भी चिट्ठी लिखते हैं किसी को, तो जो चिट्ठी लिखने के बाद जिस के अंदर हम उस चिट्ठी को रखते हैं, एनवलप यानी कि जो होता है, उस एनवलप के ऊपर हम जिसको भेज रहे हैं उसका पता लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने किसी भाई को या अपने किसी बहन को या अपने किसी रिश्तेदार को चिट्ठी लिखी, तो टू मिस्टर आनंद सिंह, और उसके नीचे फिर आप उसका एड्रेस लिखेंगे पूरा, है ना। ये लिखने के बाद जो है आपको उस चिट्ठी के ऊपर एक टिकट भी लगानी होती है, जो कि जो है एक छोटा सा जो है मान लीजिए जैसे कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन जिसके ऊपर जो है गांधी जी बने होते हैं कई बार, कुछ और उसके ऊपर उसका मूल्य भी अंकित होता है। ठीक है, जैसे 5 रुपए की है तो 0, 5 इस तरीके से लिखा होता है नंबर में। तो ये अब आपके पते के हिसाब से कि जहां आपकी चिट्ठी जानी है, आपकी चिट्ठी आसपास जानी है, तो जो है उसमें कम पैसों की टिकट लगेगी, जाहिर सी बात है। और अगर दूर जानी है तो जाहिर सी बात है कि उसमें ज़्यादा पैसों वाली टिकट लगेगी। ठीक है, बिना टिकट के जो है आपकी चिट्ठी नहीं जाती कहीं पर भी। और ये क्यों होता है? ये आपकी चिट्ठी पहुंचाने का मूल्य होता है, कि आप जो चिट्ठी अपनी एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं उसका मूल्य है ये। हाँ, और जो है इसके अलावा आपका एक अंतर्देशीय पत्र आता है, जिसमें पहले से ही जो है टिकट टिकट छपी होती है, उसमें टिकट लगी नहीं होती, छपी होती है। तो वो जो है वो तो उसमें हो जाता है, लेकिन उसमें भी आपको टिकट लगानी पड़ती है। अगर आपको जो जितने का अंतर्देशीय में टिकट छपी हुई है उससे ज़्यादा की टिकट उसमें चाहिए, तो वो भी आपको लगानी पड़ती है। ठीक है, आप कभी पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो आप ये देखिएगा, आपको समझ में और अच्छे से आएगा। तो यहाँ पर क्या बात है कि आपको टिकट लगानी होती है, जो कि आपकी चिट्ठी पहुंचाने का मूल्य है। अब अगर आप वो टिकट नहीं लगाएंगे तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, आपको जो है कठिनाई आएगी। कैसे आएगी वो मैं बताती हूँ। आपकी चिट्ठी जिसके पास जानी है उस व्यक्ति से उस टिकट के पैसे मांगे जाएंगे, जो कि आपने उस चिट्ठी के ऊपर टिकट नहीं लगाई, उस टिकट के पैसे उस व्यक्ति से मांगे जाएंगे जिस व्यक्ति के पास वो चिट्ठी गई है, क्योंकि आपने नहीं लगाई। तो अब वो जो है टिकट के पैसे दे देगा, ठीक है, लेकिन उसको ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि उसको पेनल्टी भी लग जाएगी उसके ऊपर ना, उसको पेनल्टी लग जाएगी उसके ऊपर। तो इसीलिए जो है उसको, मान लीजिए अगर 5 रुपए की टिकट लगनी थी, तो हो सकता है उससे 10 रुपए या 15 रुपए या 20 रुपए लिए जाएं। एक तो ये बात हो जाएगी। और जो है दूसरा ये हो सकता है कि अगर वो टिकट के पैसे देने से मना कर दे, या उसके पास नहीं हुए, या उसके पास टिकट के पैसे नहीं हुए, तो ये जो है चिट्ठी आपके पास वापस आ जाएगी। और यानी कि जिसके पास जानी थी उसके पास पहुंचने के बावजूद भी ये पहुंचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उस पर टिकट नहीं लगाई थी। अब भाई आप बिना आप कहीं जाओगे तो किसी से अगर आप कोई सामान खरीदने जाओगे ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास आप जो है उधार नहीं लेते हैं, आप किसी नए दुकानदार के पास जाओगे तो आप उससे कुछ सामान लोगे तो क्या वो आपको फ्री में दे देगा? नहीं देगा ना। जब आप उसका मूल्य चुकाओगे जो सामान आप ले रहे हो, तभी तो वो आपको देगा। जब आप वहाँ पर चले गए, उसने आपको पैकेट में सामान डाल के दे भी दिया, लेकिन फिर भी वो वापस ले लेगा ना आपसे, अगर आप उसका मूल्य नहीं चुका पाओगे। तो ऐसे ही चिट्ठी वहां तक पहुंच तो जाएगी, लेकिन जो है उस व्यक्ति को बोल दिया जाएगा कि चिट्ठी जो है आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप टिकट के पैसे नहीं दे रहे। अब ये तो उस व्यक्ति को भी परेशानी हुई और आपको भी परेशानी हुई, आपकी वजह से भी उस व्यक्ति को परेशानी हुई। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। और आपके पास जो है चिट्ठी वापस आ जाएगी, अगर वो व्यक्ति भी उसको आपको पैसे नहीं दे पाता है आपके टिकट के लिए। तो इसलिए टिकट जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, आपके पत्र के ऊपर, आपके एनवलप के ऊपर लगना, जो टिकट है वो लगनी। और जो है बेरंग हम उसको भी बोलते हैं, ऐसी चिट्ठी को जिसके ऊपर टिकट ना लगी हो, पता हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके ऊपर जो टिकट के ऊपर अगर जो है आपके पत्र के ऊपर, चिट्ठी के एनवलप के ऊपर आपकी टिकट ना लगी हो, तो उसको हम, ऐसे पत्र को हम बेरंग पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बेरंग पत्र कहते हैं हम ऐसी चिट्ठी को, समझिए आप। तो यही हम बेरंग पत्र की बात कर रहे थे। यही हमारा पहला प्रश्न है कि अगर बेरंग आप भेजेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि बेरंग का अर्थ क्या होता है। तो बेरंग चिट्ठी का अर्थ होता है कि बेरंग पत्र ऐसा पत्र जिसके ऊपर आपने टिकट नहीं लगा के भेजी हुई है। तो ऐसा पत्र आप, ये पत्र अगर आप भेजोगे तो क्या कठिनाई होगी, तो मैंने अभी आपको बताई कि या जो है कि टिकट के पैसे मांगे जाएंगे उस व्यक्ति से जिसके पास आपकी चिट्ठी गई है, और जो है या फिर वो नहीं दे पाएगा तो, और वो भी एक्स्ट्रा पैसे, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और दूसरा चिट्ठी वापस भी आपके पास आ सकती है। ठीक है, तो ये वाला हम प्रश्न करेंगे और
इसमें आपको ये समझ में आया कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है बच्चों, तो यही है कि अब फिर वो जो है वापस, अगर जिस व्यक्ति के पास वो पत्र गया है, बेरंग पत्र जिसमें आपने टिकट नहीं लगाई हुई है, उसको बेरंग कहते हैं, बेरंग पत्र। अगर उसके पास, जिसके पास भी वो जा रहा है, वहाँ पर वो टिकट के पैसे पूरे और जो एक्स्ट्रा पैसे उससे लिए जाएंगे वो नहीं दे पाता या नहीं देगा, तो वो जो पत्र है वो वापस उसके पास पहुँच जाएगा जिसने उसको लिखा है। और ये जो है ये ऐसे होता है कि पीछे हम उस पर पता भी लिखते हैं, और ये खास करके तब ज़्यादा उपयोगी था जब पहले का ज़माना था, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था बच्चों कि पहले के ज़माने में ऐसा तो था नहीं कि SMS के द्वारा या फिर फ़ोन के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि आपका पत्र पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो जब वो आपके पास वापस आ जाता था तो इससे आपको पता चल जाता था कि आपके पास वो वापस आ गया, इसका मतलब वो उस तक नहीं पहुंचा है, ठीक है ना, जिसके पास वो जाना चाहिए था। और अगर आपके पास उसका जवाब आ जाता है तो आपको पता चल जाता है कि आपका पत्र वहाँ पहुँच गया। तो अब इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखिए। पाठ से आगे का प्रश्न 1 जो है, प्रश्न बाद में लिख लीजिएगा, अभी उत्तर लिख लीजिए, प्रश्न के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप लिखिए, बेरंग पत्र भेजने से, हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि सादे लिफाफे पे हम टिकट ना लगाए ना लगाए, तो बेरंग हम लिख लेंगे, ठीक है। बेरंग का यही अर्थ होता है, बेरंग पत्र भेजने पर पत्र पाने वाले व्यक्ति को टिकट से ज़्यादा का मूल्य चुकाना पड़ता है। और यदि वह मूल्य ना चुका पाए तो पत्र लिखने वाले के पास वापस आ जाता है। यही वह कठिनाई है जो बेरंग, ठीक है, बेरंग पत्र यानी बिना टिकट वाले पत्र में आती है। ठीक है, तो फटाफट से इसको कर लीजिए, अगर पूरा नहीं हुआ है मैं एक बार दोहरा रही हूँ। बेरंग पत्र भेजने पर पत्र पाने वाले व्यक्ति को टिकट से ज्यादा का मूल्य चुकाना पड़ता है, और यदि वह मूल्य ना चुका पाए तो पत्र लिखने वाले के पास वापस आ जाता है। ठीक है, तो पत्र यानी कि पत्र जो है वो लिखने वाले के पास वापस आ जाता है। यही वह कठिनाइयां हैं जो बेरंग पत्र यानी बिना टिकट वाले पत्र में आती है। तो अब आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि बेरंग पत्र का अर्थ होता है जिस पे जो है टिकट ना लगी हुई हो। ठीक है, अब आपका प्रश्न दूसरा देखिए। प्रश्न 2 में आपको लिखा है पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? तो बच्चों पिन कोड जो होता है, देखिए कभी भी जो हम पता लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी का पता है कि C 123 और जगह का नाम फिर उसके आगे लिखा है, जिस राज्य से है वो उस राज्य का नाम लिखा है, जिस देश का है वो पूरा हम लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कि C 78 या C 78, फिर हम जगह का नाम लिखेंगे शालीमार, और फिर उसके बाद हम आगे लिखेंगे जो है
कहाँ पड़ता है शालीमार, उत्तर प्रदेश में या गाजियाबाद में, तो फिर इस तरीके से हम जो है आगे लिखेंगे। और फिर भारत, और फिर उसका एक पिन कोड होता है उस जगह का, जिस जगह हम भेज रहे हैं, हर जगह का अलग अलग पिन कोड होता है। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली में भी बहुत सारे अलग अलग जगह है, कुछ किलोमीटर तक एक ही पिन कोड रहता है। जैसे कि दिल्ली का जो पिन कोड होता है वो 1100 से ऐसे शुरू होता है, तो 1100, अब कहीं का 17 है, कहीं का 1100 एक 7, 110018, तो वह कुछ कुछ जगह के बाद जो है वो बदल जाता है। तो इस तरीके से जो है हमें पिन कोड जो है वो एक एरिया के बारे में बताता है कि ये कौन से एरिया का है। तो एरिया कौन सा है वो भी तो एक पता ही हुआ। हमें कोई शहर पता चल रहा है, शहर के अंदर का एरिया पता चल रहा है, या शहर के अंदर का की कोई गली पता चल रही है, हमें शहर के अंदर की कोई ब्लॉक पता चल रहा है, तो ये भी तो एक पता ही है ना। तो इस तरीके से जो पिन कोड जो होता है वो भी संख्याओं में लिखा हुआ एक पता ही होता है। तो ठीक है, तो आप इसका उत्तर किस तरीके से लिखेंगे, ये लिख लीजिए प्रश्न बाद में। शहर के छोटे छोटे क्षेत्रों को डाकिया, यानी कि जो चिट्ठियां इधर से उधर पहुंचाता है, तो वो दूसरे एरिया में दूसरा डाकिया अब उसके पास कहीं और का आ गया, तो फिर वो वापस देने आएगा, फिर दूसरा डाकिया उसे लेके जाएगा। तो यहाँ पे ये काम पहले ही हो जाता है कि पहले ही उनकी छटाई हो जाती है पत्रों की, किसके माध्यम से, पिन कोड के माध्यम से। तो ये पिन कोड भी जो है हमें एरिया का बताते हैं, क्षेत्र का बताते हैं, तो ये भी एक तरीके से एक पता हो गया है ना। चलिए, तो ये प्रश्न 2 भी हो गया आपका। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 में क्या है, प्रश्न 3 में कहा गया है, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। जी बिल्कुल। अब जो है इसमें क्या है कि महात्मा गांधी इंडिया क्यों लिखा हुआ था, भाई महात्मा गांधी जी जो थे बच्चों, वो तो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो वो कभी भी एक जगह पर नहीं रहते थे, उनका कोई एक जो है स्थायी पता था ही नहीं, वो कभी कहीं तो कभी कहीं होते थे। वो स्वतंत्रता अभियान के लिए कई कई शहरों में घूमते थे, कई जो है जगह जगह पर जाके घूमते थे और जो है अभियान चलाते थे स्वतंत्रता के लिए, तो उनका कोई एक पता तो था नहीं, लेकिन वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे कि सभी को पता था कि महात्मा गांधी कौन है, किसके लिए पत्र आया है। अब आप किसी का नाम लिख देंगे कि आपने लिख दिया राम सिंह इंडिया, तो क्या राम सिंह तो इंडिया में बहुत सारे हैं ना, तो आप क्या है, आप किस किस के पास जाएंगे पूछने के लिए कि ये किसके लिए चिट्ठी है या किसके लिए पत्र है। लेकिन महात्मा गांधी एक ही हैं, क्योंकि महात्मा गांधी नाम जो है एक ही इंसान को दिया गया है, तो हर कोई उन्हें अच्छे से जानता था। और महात्मा गांधी को तो आप लोग भी जानते हैं, तो उस वक्त के लोग तो अच्छे से जानते थे, है ना। तो इसलिए वो इतने प्रसिद्ध थे कि सिर्फ उनके नाम से ही जो है उनका पत्र उन तक पहुंच जाया करता था। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे क्या कह रही थी कि हम जो पहला प्रश्न है अनुमान और कल्पना का, उसमें हमें जो है अपना भगवान के डाकिए के हिसाब से ही जो है आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप इसके बारे में लिखिएगा, ठीक है। और बाकी भी जो आपके अनुमान और कल्पना में प्रश्न दिए गए हैं ना बच्चों, वो सभी ऐसे प्रश्न हैं जिसमें जो है आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है और उसके बारे में समझना है और फिर उसके बारे में लिखना है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये आपने खुद ही करने हैं। जैसे कि दूसरा प्रश्न है, संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेशवाहक बनाकर मेघदूत नाम का काव्य लिखा है, मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आपको मेघदूत पढ़ना है पहले, फिर मेघदूत में क्या जानकारी है, मेघदूत छोटी सी जानकारी आपको देनी, कम शब्दों में आपको ये बताना है कि मेघदूत में क्या बताया गया है, वो आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कहानी है, वो एक जो है राजा की है, जो राजा बड़ा प्रतापी था और उस राजा ने बहुत ही ऐसा बड़ा काम किया था जिसकी वजह से वो जाना जाता था, तो आपने बस इतना लिख दिया। तो इसी तरीके से आपको मेघदूत के बारे में भी लिखना है। फिर आपका प्रश्न है, पक्षी को संदेशवाहक बनाकर अनेक कविताएं एवं गीत लिखे गए हैं। एक गीत है जा रे कागा विदेशवा, पिया से कहियो संदेशवा। इस तरह के 3 गीतों का संग्रह कीजिए, ठीक है।
तो यानी कि इसमें क्या है बोला गया कि आपको पक्षी को क्या माना गया है, संदेशवाहक, यानी कि जो आपका संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो ऐसा ही कुछ आपको जो है चुनने हैं, ऐसे ही गीत आपको चुनने हैं 3 जिसमें कि पक्षी को संदेशवाहक बताया गया हो। तो ये आप जो है आपको देखने हैं और इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और साथ में ये भी कि आपको अगर एक पक्षी को संदेशवाहक बनाकर पत्र भेजना हो तो आप वह किसको भेजेंगे और क्यों भेजेंगे, उसमें क्या लिखना चाहेंगे, ये सब जो है ये आपने प्रश्न को समझना है। आपको प्रश्न पढ़ के आराम से समझ में आ ही गया है, तो आपको उसमें जो लिखा है वो करना है। और उसके अलावा फिर है केवल पढ़ने के लिए कि राम दशरथ मिश्र की कविता चिट्ठियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विचार कीजिए कि क्या यह कविता केवल लेटर बॉक्स में पड़ी निर्धारित पते पर जाने के लिए तैयार चिट्ठियों के बारे में है, या रेल के डिब्बे में बैठी सवारी भी उन्हीं चिट्ठियों की तरह है जिनके पास उनके गंतव्य तक का टिकट है। पत्र के पते की ही तरह क्या विद्यालय भी एक लेटर बॉक्स की भांति नहीं है जहां से उत्तीर्ण होकर विद्यार्थी अनेक क्षेत्रों में चले जाते हैं। अपनी कल्पना को पंख लगाइए और मुक्त मन से इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए। ठीक है, आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और आपस में जितने भी आप दोस्त हैं, आप जो जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके परिवार में जो लोग हैं, उनके साथ आप इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अनुमान और कल्पना जो है ये सारे प्रश्न आपने खुद से करने हैं। और जो पहला प्रश्न है उसके बारे में जब हम भगवान के डाकिये पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद ही आप उसको करिएगा। ठीक है, तो आपका गृह कार्य क्या है, अनुमान व कल्पना के प्रश्न। ठीक है, लास्ट वाला जो है वो सिर्फ आपको चर्चा करनी है, उसके यानी कि चौथे नंबर का वो सिर्फ चर्चा करनी है, उसके बारे में आपको लिखना नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम भाषा की बात करेंगे। भाषा में क्या क्या दिया गया है हमें, प्रश्न जो प्रश्न दिए गए हैं उनको देखेंगे और समझेंगे और उनको पूरा करेंगे। जो काम आपको आज कराया गया पूरा कर लीजिएगा, कोई काम छोड़िएगा मत। और आपकी कॉपीज चेक होंगी तो अच्छे से अप टू डेट रखिए इन्हें, और कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप बाद में पूछ सकते हैं। और अगले लेक्चर तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।